हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 4 फिजिक्स की, जो मतलब हमारी 3 क्लासें पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने देखी होंगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी भौतिक विज्ञान की। तो आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिर साइंस का एक अच्छा बैटेज रहता है, तो उस हिसाब से आपकी जो ल्यूसेंट से हम सीरीज चला रहे हैं फिजिक्स की, तो ये चौथी सीरीज है आपके इसी क्रम में। आज हम आप पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या क्या हैं, किसने कौन कौन से साइंटिस्ट गुरुत्वाकर्षण नियम से जुड़े हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक बहुत ही मेन टॉपिक है और कई लोगों को समझ में नहीं आता है। और आज मैं कोशिश करूंगा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देने की। और जो ल्यूसेंट के थ्रू हम थ्योरी करा रहे हैं उसको एक बार कंप्लीट करिएगा, ये रिवाइज थ्योरी हो जाएगी एक तरह से। आपको आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपना ये वीडियो चालू करके रख लीजिएगा और सुनते जाइएगा, याद होता जाएगा सब। ठीक है, ये रिवीजन का एक तरह से मान लीजिएगा। और आप बुक से भी पढ़ते होंगे तो उसको भी सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 4 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो है ये है क्या चीज़, ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन लॉ और ग्रेविटेशन से हम बाद में समझेंगे। पहले इतना जान लीजिए गुरुत्वाकर्षण है क्या। सीधी सी बात ये है कि जब हम किसी दो वस्तुओं के मध्य एक तरह से ये देखते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर की ओर फेंकते हैं, जहाँ पे भी खड़े होकर ऊपर की ओर फेंकते हैं, वो चीज़ नीचे ही क्यों आती है। ये नीचे आना ही एक बल के कारण होता है। ये पृथ्वी एक मैग्नेटिक की तरह काम करती है, चुंबक की तरह काम करती है। और ये चुंबक जो है ये किसी भी वस्तु को, जैसे चुंबक जो है वो लोहे की वस्तुओं को सिर्फ आकर्षित करती है। लेकिन जो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड में हर एक कण के मध्य एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है बल, जिसके वजह से सारी चीजें आसपास उससे चिपकती रहती हैं। जैसे कि ये अभी सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, आप पढ़ते होंगे, तो वो क्यों लगा रहे हैं, उनके भी मध्य एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। तो यही वो गुरुत्वाकर्षण बल है। चलिए बात करते हैं न्यूटन में क्या दिया है वो चीज देखते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन लॉ। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 है तथा उनके बीच की दूरी r, इस r पर स्थित है वे पिंड। ठीक है, तो न्यूटन के नियमानुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा। तो आकर्षण बल आप डिनोट करेंगे F यानी फोर्स से। तो बल बराबर होता है कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या है आपको पता होगा, दूरी है। M1 M2 दो पिंडों के द्रव्यमान है। G एक नियतांक है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं कैपिटल जी को। ठीक है, और बल आप समझ ही गए होंगे, बल एफ को न्यूटन डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि कैपिटल जी का मान कितना होता है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कैसे याद रखेंगे, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरीके से मैंने भी इसको याद किया है, आप भी इसी तरीके से याद करिएगा एक लय में, ताकि याद रहे। और -11 जो है इस चीज को याद रखिएगा, और इसकी जो मात्रक है वो भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बात करते हैं गुरुत्व क्या है। गुरुत्व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल के जो नियम दिया है, उन्होंने समझाया है कि दो पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी है और एक पिंड पृथ्वी है, तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी दो कण, अगर उनमें से एक पिंड पृथ्वी है तो उसको गुरुत्व बोलेंगे। अभी ये नहीं बोलेंगे कि अभी किसी मान लीजिए दो चीजें हैं उनके मध्य अगर वो चिपक रही हैं आपस में तो वो गुरुत्व है, गुरुत्व नहीं है, उसको बोलेंगे आकर्षण बल। ठीक है, और गुरुत्व और आकर्षण बल में अंतर होता है। ठीक है, गुरुत्व मतलब पृथ्वी से संबंधित, अगर पृथ्वी से कोई चीज चिपक रही है तो ही उसको गुरुत्व बोलेंगे, तो ही उसको ग्रेविट बोलेंगे। ठीक है, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण यानी स्मॉल जी कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए, मीटर प्रति सेकंड त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो इसका मान होता है स्मॉल जी का वो 9.8 होता है। ठीक है, गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है कि आकार, द्रव्यमान और वस्तु के रूप, गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर करता है। तो इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है जो ये उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई हो तो उसको ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ेंगे तो सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। कैसे कैसे हम पृथ्वी से नजदीक बढ़ेंगे या दूर जाएंगे तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता जाएगा, उस चीज को देखते हैं क्या दिया है। जैसे कि दे रखा है इसमें, पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से यदि हम ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान घटता है। पृथ्वी नंबर 2 पे दिया है, पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है। महत्तम का मतलब अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम होता है। बात करते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा जो ग्लोब के बीचों बीच से गुजरती है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। बात करते हैं नंबर 4 की, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है। इस चीज को समझिएगा कि घूर्णन गति बढ़ने पर, इसका क्या मतलब है। घूर्णन गति का मतलब है, एक होता है परिभ्रमण गति, एक होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब होता है कि कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, यानी अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे कि आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू नाचते हुए, तो लट्टू नाचता है तो एक बिंदु पर वो नाचता रहता है, और उसी लट्टू को किसी
ऐसी जगह नचाया जाए कि कोई चीज़ बीच में रखी है वो लट्टू उसके आसपास नाचे, तो उसको बोलेंगे परिभ्रमण गति। और उसको जो घूर्णन कर रही है वो अपनी स्वयं के अक्ष पर घूर्णन कर रही है कोई वस्तु, तो उसको बोलेंगे घूर्णन गति। तो यदि पृथ्वी है, पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है और 23.5 डिग्री अंश पर झुकने के बावजूद भी पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है एक नियमित समय पर। उसके अक्ष के परितः घूमने के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते रहते हैं, ठीक है। मौसम परिवर्तन भी अक्ष के अपने घूर्णन गति के कारण ही होते हैं। तो अगर ये गति बढ़ जाए तो स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? अगर ये गति बढ़ती है तो स्मॉल जी का मान कम होगा, ठीक है, अपोजिट हो रहा है काम, ठीक है। और अगर इस दूसरा नेक्स्ट क्या दिया है 5 नंबर पे, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर, यानी अगर वो गति घट रही है तो स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है। नोट करके याद रखिएगा इस चीज को कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पर स्मॉल जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे यानी 84 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो स्मॉल जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बना लेता है एग्जाम, तो इसी नोट रखिएगा। आगे पढ़ते हैं क्या है कि लिफ्ट में पिंड का भार, ठीक है, भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर होता है। अभी भार से समझते हैं, भार से रिलेटेड क्या चीज है। पिंड में जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यदि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने लिफ्ट का यूज किया होगा और जिन्होंने लिफ्ट का यूज नहीं किया होगा तो बचपन में कभी गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो झूला ही होगा मेले में। अगर उस चीज को देखें तो जब आप ऊपर की ओर जाते थे तो आपको स्वयं भी लगता होगा कि आप जैसे हैं ही नहीं झूले पे, आपको कोई वजन ही नहीं महसूस हो रहा है अपने शरीर का, ठीक है। तो वही चीज जो है, और जब पिंड ऊपर की ओर जाता है तो नहीं होता है, नहीं सॉरी, जब पिंड ऊपर की ओर जाता है तो लगता है कि आप नीचे की ओर दबाव दे रहे हैं झूले के, जब जहाँ बैठे होते हैं आप वहाँ पे लगता है दबाव दे रहे हैं। और जब नीचे की ओर आते थे तो लगता है कि आप में कोई वजन ही नहीं है, आप बिल्कुल हल्के हो गए हो, पेट और पैर बिल्कुल आपके ऊपर, ये लग रहा है कि कुछ है ही नहीं शरीर में। बस वही चीज लिफ्ट में होती है। जब क्वेश्चन यहाँ लिफ्ट से बनता है अधिक, अब लेकिन घुमा सकता है क्वेश्चन, तो इस चीज को भी अपनी भौतिक चीजों से रिलेट करके याद रखिएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। सीधी सी बात है, अगर हम लिफ्ट में खड़े हैं या बैठे हैं या झूले में बैठे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं एक नियत चाल से, तो हम किधर की ओर आकर्षित होगा? हमारा शरीर नीचे की ओर। पृथ्वी का केंद्र नीचे है, गुरुत्व केंद्र नीचे है, तो आकर्षण बल नीचे लगेगा, इसीलिए हमारा शरीर नीचे की ओर दबाव देगा, यानी भार हमें नीचे की ओर महसूस होगा, तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, वही चीज जो अभी आप बता रहे थे, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि आप झूले में अगर झूले हो तो लिफ्ट जब झूला ऊपर से नीचे आता है तो नीचे से जाने तक एक नियत समय तक, एक नियत दूरी तय करने तक वो शरीर ऐसा लगता है जैसे हल्का हो गया, बिल्कुल शरीर में कुछ है ही नहीं, वजन या भार नहीं है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, एक समान वेग से या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। अच्छा, ऐसी स्थिति होती कब है? जो अभी हमने दोनों स्थितियां ऊपर देखी, उनका जो वेग होता है वो नियत नहीं होता है। वेग मतलब जो स्पीड से चल रही है लिफ्ट या कोई झूला, उसको नियत नहीं होती है। नियत मतलब एक स्थिर नहीं होता है। स्पीड देखिए, आप ऊपर जाएगा तो थोड़ा कम होता जाएगा, और जैसे ही नीचे आने को होंगे हम झूले में तो एकदम से स्पीड बढ़ेगी। लिफ्ट का भी सिस्टम हो, जैसे आप बटन दबाते तो धीरे धीरे स्टार्ट होती है और अपने अंतिम पॉइंट तक पहुंचने तक एकदम रुकती जाकर के, इसी तरह से। तो उस चीज को थोड़ा रिलेट करके याद रखिएगा और इमेजिन करिएगा तो चीज ज्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बनी रहेगी। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में से पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। भार बाहर की हो रही है और भार स्मॉल जी पर निर्भर करता है, इसीलिए भार और द्रव्यमान में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, अब आप बात कर रहे हैं लिफ्ट की, जब नीचे उतर रहे हैं और उसकी डोरी टूट जाती है, क्योंकि लिफ्ट एक रस्सी उससे रबड़ की होती है जिससे वो उसकी घिरनी बोलते हैं, उसको घिरनी बोलते हैं, जिससे ऊपर नीचे होती रहती है मशीनें। तो वो रस्सी अगर अचानक टूट जाए तो मुक्त अवस्था में वो गिर रही है, यानी कि उस पर कोई दबाव नहीं है रस्सी का, ना कुछ, आप अपने स्वतंत्र रूप से टूट के गिर रही है नीचे, तो वह एक मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है, यही भारहीनता की स्थिति होती है। बात की जाती है क्वेश्चन में कि भारहीनता की स्थिति लिफ्ट में कब पैदा होती है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि लिफ्ट से डोरी टूट जाने पर, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की भांति के रूप में, या एकाएक वेग से ऊपर जाने में, या एकाएक वेग से नीचे आने में, ठीक है। तो इस प्रकार के ऑप्शन बना दिए थे। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, सॉरी एक बार दोबारा पढ़ते हैं। यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण की बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में से पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। जैसे कि आप देखा होगा कि बताया जाता है कि अगर लिफ्ट जैसे टूट जाए, ठीक है, और एक जो स्मॉल जी का मान वहाँ पे हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अलग होगा, जरूरी नहीं अभी हम विषुवत रेखा पर हों, या क्या पता हम उत्तरी गोलार्ध में हो, दक्षिणी गोलार्ध में हो, कहाँ पे हो, बीच में हो, मेडिटर में हो, कहाँ पे हो, कर्क रेखा, मकर रेखा, जो भी रेखा के अक्षांश के आसपास होंगे, तो वहाँ पे जी का मान अलग अलग होता रहता है। अगर हम वहाँ पे जी का मान जो है, और हम जो लिफ्ट टूट गई हमारी, उस लिफ्ट के टूटने का त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो फर्श पे जो आदमी खड़ा है वो जाकर के उसकी छत से जा लगेगा, क्योंकि वेग एकदम से झटका लगेगा ना, तो ऊपर की ओर जा लगेगा, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है जैसी स्थिति हो तो लिफ्ट में नीचे फर्श से चिपक कर लेट जाना चाहिए। इससे कम जो नीचे एकदम लगेगी तो पूरे शरीर पर उसका दबाव फैल जाता है। जब हम दाब पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, तब इस चीज को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी बात करते हैं ग्रहों के गति के संबंधित केपलर का नियम।
प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। यह केपलर का प्रथम नियम था। बात करते हैं दूसरे की। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, इसका प्रभाव यह होता है कि जब सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब सूर्य से दूर जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है। इस चीज को आप इमेजिन करके याद रखिएगा तो ज्यादा देर तक याद रहेगा। ग्रहों की गति के नियम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नंबर 3 दिया है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहा जाता है। देखिए अभी हमने बताया था परिक्रमण गति, तो परिक्रमण गति, घूर्णन गति, इन गतियों को आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से समझाया जाएगा, उसमें लिखा भी होगा, आप पढ़िएगा। तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जितने समय में लगाता है कोई ग्रह, उसको उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग और ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात सीधे सीधे सूत्र में याद रखिएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकट ग्रह बुध परिक्रमण काल 88 दिन होता है, जबकि दूरस्थ स्थित ग्रह वरुण यानी नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। तो इस चीज से रिलेट रखिएगा कि सूर्य से जो चीज दूर होगी उसका परिक्रमण काल भी ज्यादा होगा और जो सूर्य के नजदीक होगी उसका परिक्रमण काल कम होगा। सीधी सी बात, इस चीज को याद रखिएगा। जब आप एक गोला में रनिंग करते हैं, जो हमारे साथी देख रहे होंगे वीडियो, उनमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने रेस लगाई होगी, रनिंग की होगी, तो आप देखिएगा कि बोला जाता है कि गोले के पास जो रस्सी बंधी होती है उसके आसपास ही दौड़िएगा, उससे दूर जाकर ना राउंड लीजिएगा, क्योंकि दूर जाके लेंगे तो दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। सीधी सी बात वहीं ये भी लागू होती है। आईएयू संस्था है जो उपग्रहों और ग्रहों से संबंधित है, ने यम यानी प्लूटो को इस ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। इसीलिए अब यह दूरस्थ ग्रह वरुण यानी नेपच्यून अब सबसे दूरस्थ ग्रह माना जाता है। ये निकाला क्यों था? ये ऐसा था कि जब प्लूटो जो ग्रह था वो नेपच्यून की कक्षा में घुस रहा था, तो इसलिए ग्रहों की परिभाषा वो सही से फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। समझ रहे ना। उपग्रह की बात करते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, बात करते हैं उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। ठीक है, उपग्रह की कक्षीय चाल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। सीधी सी बात समझिएगा कि उपग्रह जो है वो पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा और कम दूर होगा उसी पर निर्भर करती है उसकी चाल। ठीक है, उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कम उसको आकर्षण कम मिलेगा, इसीलिए वो दूर स्वतंत्र रूप से घूमेगा। सीधी सी बात ये है कि आप अपने घर से दूर होंगे तो स्वतंत्र होंगे, माता पिता से डर नहीं होगा। घर के आसपास होंगे तो जल्दी आने की कोशिश करेंगे। अभी आप कहीं बाहर अगर जैसे पढ़ रहे हैं, अगर मार्केट में जाते हैं तो सोचते हैं हाँ पहुंच ही जाएंगे 1-2 घंटे में, क्या दिक्कत है। और वही अगर घर में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और अगर घर से बाहर मार्केट आते हैं तो आपको टाइम दिया था 15 मिनट जल्दी लौट के आना, तो आप 15 से 16 मिनट तक होने तक शायद बाहर ना रुकें, जल्दी आ जाएं। तो वही चीज़ है सीधी सी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी की तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होती है। पृथ्वी तल, नोट याद रखिएगा, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सीधी सी बात याद रखिएगा, इस चीज को नोट करके पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रहों की कक्षीय चाल क्या होती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, जो मान अधिकांश चलते रहते हैं फिजिक्स में उन्हीं मानों को रखा जाता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो इसको याद रखिएगा, 8 मीटर नहीं है, यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है उपग्रह की कक्षीय चाल पृथ्वी तल से अति निकट लगाने वाले अति निकट जो चक्कर लगाते हैं उपग्रह, उनकी जो कक्षीय चाल होती है उसकी स्पीड कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। उपग्रह का परिक्रमण काल की बात करते हैं। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। ठीक है, उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। इस चीज को तो पहले वाले ऑप्शन से हम डिनोट करेंगे। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये दो चीजें याद रखिएगा उपग्रह से रिलेटेड। उपग्रह परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। बात कर रहे हैं ये उपग्रह की। ठीक है, और अभी इससे पहले हमने पढ़ा था वो था उपग्रह की कक्षीय चाल द्रव्यमान से संबंधित। ठीक है, भूस्थायी उपग्रह क्या होता है? भूस्थायी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट।
ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तथा इनका परिक्रमण काल पृथ्वी की परिक्रमण काल के बराबर होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। भूस्थायी यानी भू माने पृथ्वी, स्थायी माने उसके जैसे, स्थायी माने स्थिर उसके जैसे ही, समान, पृथ्वी के समान। तो याद रखिएगा, जो पृथ्वी जितने समय तक परिक्रमा करती है उतने ही समय भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36 किलोमीटर दूर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। भूतुल्यकाली कक्षा में संचार उपग्रह स्थित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। बात करते हैं पलायन वेग की। पलायन वेग क्या होता है? इसकी वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर या पार कर जाता है, गुरुत्वीय पृथ्वी पर वापस नहीं आता। फिर पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। जो उपग्रह होते हैं, जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं यान, उनको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बाहर फेंका जाता है, वेग से। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v0 बराबर अंडर रूट स्मॉल जी कैपिटल आर ई यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या डिनोट करती है, ठीक है। वेग वी बराबर 2g अतः वी यानी पृथ्वी की वेलोसिटी, पृथ्वी का वेग बराबर अंडर रूट 2 v0, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का 2 गुना होता है। इसीलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को 2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। सीधी सी बात यहाँ पे रिलेट करके पूछ ली जाएगी आपसे कि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना गुना बढ़ा दिया जाए कि वह कक्षा से पलायन कर जाए। तो याद रखिएगा 41% अगर परसेंट में पूछा जाए, या फिर पूछा जाए तो वेग को अंडर रूट 2 गुना, ठीक है, अंडर रूट 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। आज ये आपने पढ़ा टॉपिक जो था वो था आपका गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो ल्यूसेंट में जितनी भी जानकारी दी थी, मैंने जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको देने की कोशिश की है, अगर वो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और प्यार देते रहिएगा। एक नई वीडियो के साथ चैप्टर 5 में हम फिर उपस्थित होंगे और इसी तरह आपको कुछ ही समय में फिजिक्स का पूरा चैप्टर आपको कवर करा दिए जाएंगे। जो भी रेलवे या एसएससी या यूपी ट्रिपल एस से संबंधित, यूपी पुलिस से संबंधित साइंस जो भी पूछी जाती है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछी जाएगी। इन्हीं वीडियो से आपकी सारी साइंस कवर होती चली जाएगी। अभी फिजिक्स का सीरीज चल रही है, इसके बाद हम केमिस्ट्री का कराएंगे, उसके बाद बायोलॉजी का कराएंगे। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जिनको भी साइंस समझ में नहीं आती है, कमेंट में राय दीजिएगा कि किस तरह से आपको सब पढ़ाया जाए। और मैं भी ल्यूसेंट की सीरीज चला रहा हूँ, अगर फ्यूचर में अगर हो गया तो आपको ऑनलाइन आकर सामने से भी पढ़ाऊंगा। और मेरा मानना है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आप बस बताते रहिएगा कि किस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा। यदि आपको स्पीड कम ज़्यादा करवानी है या मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो आप वो भी चीज़ बताइएगा कमेंट में। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत करिएगा, प्यार बढ़ाते रहिएगा, मेरे को मोटिवेट करते रहिएगा। मैं आपके लिए नई एक नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करता रहूँगा बराबर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।